सीडीएस 121 आप इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहे होंगे और अब इसमें से कुछ ही दिन बाकी हैं। आपके जरा इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से तो आप इस ग्राफ में एक बात नोटिस करोगे कि आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही कुछ चल रही थी। पहले बहुत जोश था और अब आप उम्मीद करेंगे सीडीएस एग्जाम की तरह से क्वालिफाई हो जाए और यही आपकी मेहनत का रिजल्ट होना चाहिए। बस यहाँ पर देखो डिप जो आ रहा है, ये वो टाइम है जनवरी फेब का जब आप मॉक टेस्ट या पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं और वहां देखते हैं कि आपके बहुत ही ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश के पेपर की बात करना चाहूंगा। इंग्लिश का पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आपके 47 से 57 मार्क्स आ रहे होंगे। हमें इसको बढ़ाना होगा। रीजन क्या है? कट ऑफ जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहां पर रेड बॉक्स बन रहा है। रेड बॉक्स में आप ध्यान से देखोगे कि कट ऑफ हमारी है अच्छी खासी 95 तो ओटीए की है जो कभी नहीं आती थी। अब यहाँ पर हमें इसको आगे बढ़ाना होगा और हमें 85 टू 90 मार्क्स उठाना है। कैसे करेंगे हम इंग्लिश में इतने ही मार्क्स का? प्रॉब्लम हमारे पास क्या रहती है हमेशा इंग्लिश के पेपर में नोटिस करना, वो तीन रहती है। पहला, एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग एक ऐसी चीज है जो आप मोस्ट ऑफ द पीपल गलत करते हैं। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ इस पैरा में कहाँ है। और लास्ट है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग सेंटेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये ही वो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होता। मैंने इस बारे में बात एक वीडियो में भी की थी, लास्ट मिनट रिवीजन प्लान। नहीं देखी तो देख लो, बहुत जरूरी है, ये आपकी काफी मदद कर देगी। वापस आते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे। ये आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। बट मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहूंगा या दिखाना चाहूंगा कि सीडीएस आपको किस नजर से देखता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। सीडीएस कहता है कि आपके लिए इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं है। वो ये कहता है कि इंग्लिश को आप समझ पाए और एक वर्कमैन लाइक जो इंग्लिश के शब्द हैं उनका इस्तेमाल कर पाए, बस इतना ही वो जानना चाहते हैं। जबकि मैथ्स और बाकी चीजों का जीएस का सिलेबस बहुत ही डिटेल में दे रखा है। चलिए अब जरा यहां पर मैं बढ़ने से पहले एक बात कह दूं, यहां तो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, बट अगर आपको मैथ्स और जीएस और इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग आपको देखना हो तो आपके पास ये वीडियो होनी ही चाहिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन प्लान आपको मिल जाएगा। अब जरा यहां से हम आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जो आप मैक्सिमम गलत करते हैं उसको करने का तरीका क्या है? पहले दो स्टेप आपको अपने दिमाग में डालने। क्या? पहला स्टेप ये कहता है कि ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस को देखोगे पी क्यू आर पी, मतलब एस का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो इसका मतलब इसको यूज नहीं करना है। सेकंड स्टेप, सेंटेंस देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है नेगेटिव मतलब सेंटेंस में अगर बट आ रहा है, यहां जैसे बट आ रहा है तो आपको मिलेगा एक कॉन्ट्रास्ट। मतलब अगर यहां पर जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू लेजेंड इट वाज ड्यूरिंग अ फेमिन इन चाइना मेनी थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो दैट द राइस फर्स्ट केम इनटू द लाइव्स ऑफ एशियंस बट इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश शी नेटेड द किंग्स ऑफ अ फ्रॉग। ध्यान देना, यहां पर जो राइस है वो कहां से आया है उसके बारे में बात हो रही है और यहां पर एक अलग ही बात हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, अलग ही दो बातें हो रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसके तुरंत बाद ये आए, हो सकता है, देयर इज द चांसेस बट नॉट अ श्योरिटी। अगर ये बट नहीं आता है तो इसकी 200% गारंटी है कि जो सेंटेंस होगा वो एक फ्लो में चलेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो हम आगे बताएंगे, पर अभी आपके लिए इतना क्लू था। मैं आपके लिए एग्जांपल दिखा रहा हूं, जरा इन चीजों को देखें। पहला क्लू, ऑप्शन देखें पी पी क्यू आर, एस को नहीं लेना है और बाकी आप देखें यहां पर बट आ रहा है, यस, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ये सेंटेंस तुरंत S1 के बाद भी आ सकता है। ठीक है, अब जरा हम आपके सामने क्वेश्चंस लाते हैं और इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम और चीजें समझेंगे। पहली ट्रिक आती है लुक फॉर अ फ्लो। लुक फॉर अ फ्लो क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे तो क्यू क्यू एस आर, तो पी को हमें नहीं लेना है। अब जरा यहां पर आगे चलते हैं। क्यू क्यू एस आर में हम देखेंगे तो हमें यहां पर देखेंगे, जैसे पढ़ेंगे तो धुरंधर रेंज हिमाचल जो है उसके बारे में बात हो रही है और वो एक स्टनिंग हाइट है। ठीक है, अब आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो इंट्रो दे रखा है धुरंधर रेंज का, तो अब इसके बारे में वो एक्सप्लेन भी करेगा। तो एक्सप्लेन करते करते जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि यहां पर इसमें और इस सेंटेंस में बात हो रही है और पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ये इसके बाद है, मतलब पहले क्यू आएगा फिर एस आएगा, तो यहीं से हमें आंसर मिल गया। तो पहला हमारा सेंटेंस होगा S1 के बाद, S1 के बाद जो आएगा हमारा वो आएगा क्यू फिर एस और यहीं पे हमें आंसर मिल गया, आंसर हो गया सी। वेरी सिंपल। अब जरा आगे देखते हैं।
ऑल अलाइक मतलब जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन मतलब पी क्यू आर एस एक ही बात कह रहे हैं घुमा फिराकर, इनमें से कोई भी S1 के बाद आ सकता है। ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन्हें समझना। पहले जरा हम देखते हैं। ट्रुथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टीचर। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेंटेंस जो है कहीं से भी आ गया है, इसकी मतलब बैक स्टोरी कुछ नहीं है। तो अगर आपको बैक स्टोरी कुछ नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंक्लूजन ढूंढना है तुरंत। तो जब आप ढूंढेंगे तो आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा आपको एस में। Therefore, you who are the seeker of the truth have to be both people and the teacher. This is the short technique और जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपका ये हो गया, B is the answer। ऐसे आपका काम होगा। आगे चलते हैं। अलग आते हैं इनसेपरेबल टेक्निक। इनसेपरेबल टेक्निक में क्या होता है कि आप ना इन्हें छांट नहीं पाएंगे। मतलब जरा मैं दिखाता हूं। दो द मोस्ट ऑफ अस टॉक डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड? डिसिप्लिन शब्द की बात हो रही है। अगर इनफ्लो टेक्निक की बात करें तो आगे भी डिसिप्लिन की बात होगी, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। जरा ध्यान से देखना मेरी बात। यहां पर आप देखेंगे जब आप बात करेंगे तो यहां पर आपका ऐसे टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड। चिल्ड्रन की बात हो रही है, बट यहां पर तो डिसिप्लिन की बात हो रही थी। आगे देखें। बट इफ यू हैव 5 or 6 इन अ क्लास एंड इंटेलिजेंट अंडरस्टैंड टीचर वार्म हार्ट, आई एम श्योर देयर वुड बी अ नीड फॉर डिसिप्लिन। अगेन टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है, बट अगेन यहां तो खाली डिसिप्लिन की बात हो रही थी। आगे देखते हैं। When you have 100 of boys in a class, फिर अगेन क्लास बॉयज की बात हो रही है, जबकि S1 में ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। लास्ट देखते हैं यहां पर एस में, डिसिप्लिन इन अ स्कूल बिकम नेसेसरी। अगेन स्कूल, टीचर, क्लास, बॉयज, इन सब के बारे में बात हो रही है, पर एक्चुअली में कोई डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि तुरंत S1 के बाद क्या आएगा। जब भी ऐसा हो आप एक काम करेंगे, वो है पेयरिंग। पेयरिंग दो ऐसे सेंटेंस ढूंढेंगे जो अलग नहीं करे जा सकते, जैसे कि यहां पर आपको मिलेंगे आर और क्यू। जरा ध्यान से देखिए। आर ये कहता है व्हेन यू हैव 100 ऑफ बॉयज इन अ क्लास यू विल हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, अदरवाइज देयर विल बी अ कंप्लीट chaos। ये आर हो गया। जरा क्यू पढ़ते हैं। But if you have 5 or 6 in a class and an intelligent, understanding teacher with a warm heart, I'm sure there would be no need of discipline. समझ रहे हो मेरी बात? ये एक पेयर बन रहा है और ये पेयर आपको इनसेपरेबल लगेगा कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं ये पेयर कहां पर फिट हो रहे हैं। देखिए ऑप्शंस चेक करें तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, सिर्फ यहां पर है और यहां पर है। अब इससे पहले एस आ रहा है। अब जरा एस को कनेक्ट करके देखते हैं क्या यहां पर एस काम कर रहा है। डिसिप्लिन इन स्कूल बिकम नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स। आर पढ़ते हैं। When you have 100 boys in a class, you will have to have a discipline। जो यहां पर सेंटेंस में बात लिखी थी कि क्लास में जब 100 बच्चे हो एक टीचर हो, जब क्लास में 100 बच्चे हो एक टीचर हो, ये बात सेम रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये गलत है, यहां पर एस नहीं आएगा, तो आंसर हो गया डी। इसे कहते हैं इनसेपरेबल टेक्निक। ठीक है, आगे चलते हैं। लुक एट लास्ट। ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन होता है जो 99% लोग रॉन्ग करके आते हैं, और मैं आपको बता देता हूं ऐसा लोग क्यों करते हैं। देखिए यहां पर आप जब सेंटेंस देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि S1 के बाद क्या आएगा। एग्जाम्पल, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग दैट बिगिन फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल एंड टेकिंग इनटू अ कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द बेनिफिशियरी। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करी जा रही, तो आगे भी डिसेंट्रलाइज होगा। जैसे पी में देखते हैं जरा, अंडर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग द ऑपरेशन इज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ओके ठीक है, बट पी यहां पर है नहीं कहीं, तो हम उसे ले नहीं सकते हैं, तो पी हटा दो एज ऑप्शन। ठीक है, क्यूआरएस की बात करें, इट कैन बी सेड इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक। आपको लगेगा कि S1 के साथ क्यू आ सकता है, बड़ी गलत जवाब है। उसके बाद जरा दोबारा देखते हैं और देखते हैं जरा। It empowers the individual and small group to carry out the plans of their achievement of a common goal। फिर लगेगा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात हो रही है, आर भी आ सकता है, पर ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, एस देखते हैं। आपको लगेगा एस सही है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज इंप्लीमेंटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। आपको सही लगेगा, S1 में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात हो रही थी और आगे भी यही कैरी ऑन हो रहा है, तो ये होगा, बट ये भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है तो आंसर कैसे निकलेगा? देखिए यहां पर ये क्वेश्चन लगता आसान है बट होता नहीं है, तो यहां पर आपको टेक्निक लगानी होती है। लुक एट अ लास्ट मतलब S6 को देखें। बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज अनडेमोक्रेटिक फॉर मोस्ट ऑफ द नेशनल स्टेट अडॉप्ट सच प्लानिंग नाउ। जब आपका बट आ जाता है तो आपका कॉन्ट्रास्ट में बात आ जाती है। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस के कॉन्ट्रास्ट में बात देखनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि अनडेमोक्रेटिक है ये प्रोसेस जो डिसेंट्रलाइज का है, बट ये मोस्ट ऑफ द जो नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है।
तो अब इसका अपोजिट देखते हैं, देखिए यहां पर इसके अपोजिट में आपको मिलेगा Q। देखो, इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यहां पर कुछ और बात करिए, जैसे यहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जा रहा है, बट यहां पर उसका उल्टा बोला जा रहा है। कैपिटलिस्टिक है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो कैपिटलिस्टिक हो सकती है, बट ये डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर होता है इसकी पेयरिंग, लास्ट को लुक एट द लास्ट, ये टेक्निक होती है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि जस्ट इसका अपोजिट जो होगा S6 का, उसको ढूंढो और वो आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कंफ्यूजिंग। इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता। ये आई थिंक सबसे इरिटेटिंग, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है, और यही आप गलत करके आते हैं एग्जाम में, और 2-3 ऐसे आ जाएं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्हें कैसे करते हैं, ध्यान सुनिए। इट इज डाउटफुल इफ अ मैनकाइंड थ्रू आउट हिज लॉन्ग हिस्ट्री हैज एवर लिव्ड एट ऑल सस्टेनेबली। देखिए, जब आप इन्हें पढ़ेंगे PQRS को, तो आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी सस्टेनेबल का बात ही नहीं कर रहा है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी आपको सस्टेनेबल वर्ड दिखेगा ही नहीं। ग्रेट, तो अब करें तो करें क्या? करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। आंसर मैं पहले बताता हूं, आंसर क्या है उससे हम समझेंगे। आंसर है QPSR। QPSR, तो पहले Q की बात हो रही है, फिर P की बात हो रही है, उसके बाद यहां से उठ के S और फिर लास्ट में R। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि जब बट आ रहा हो, जब बट आ रहा हो, तो हो सकता है बात अपोजिट चले। बात क्या चले? अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट में चले। तो यहां पर इट इज डाउटफुल इफ अ मैनकाइंड थ्रू आउट हिज लॉन्ग हिस्ट्री हैज एवर लिव्ड एट ऑल सस्टेनेबली। अब यहां पर आप बट से भी इस्तेमाल हो सकता था, बट यहां पर कॉन्ट्रास्ट यहां पर शुरू हो रहा है। मे बी फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद द नेचर, लिव विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर। ठीक है, यहां पर इसने बात क्या कही है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, स्क्रीन पर देखेंगे मैंने क्या कहा है। यहां पर कोई ट्राइबल ग्रुप की बात करिए जिन्होंने बैलेंस फाइंड कर लिया है। यहां पर क्या बात चल रही थी? उनको डाउटफुल है कि कभी भी इंसान ने सस्टेनेबली शायद जिंदगी नहीं बिताई है। ठीक है, अब यहां पर आपको बट का काम क्या कर रहा है? बट काम कर रहा है कंक्लूजन का, दोनों स्टेटमेंट को। ये एक सेंटेंस है तो ये दूसरा सेंटेंस है, दोनों कॉन्ट्रास्ट है, इन दोनों को समअप करने का काम कर रहा है P। तो इसलिए मैंने बट का इस्तेमाल यहां पर S1 के बाद नहीं किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वरना कॉन्ट्रास्ट जब भी आता है बट पहले यूज होता है। ठीक है, तो S1 के बाद फिर P आता। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो, और इसी कारण से आंसर हो जाएगा B। 94 का हो गया B। तो लास्ट स्टेज है इजी पीजी। इजी पीजी क्या होता है, मेरी बात सब लोग ध्यान सुनेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इजी पीजी में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, सेंटेंस का मीनिंग ढूंढना होता है और आप बस उसका आंसर ढूंढेंगे। मतलब मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, तो मेजरमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू परफॉर्मेंस इन मैनेजमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब यहां पर इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो ये मेजरमेंट डिफाइन करेगा। तो मेजरमेंट को डिफाइन क्या कर रहा है, तो यहां पर आपको सेंटेंस में मिलेगा R, इट इज द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग जनरेटिंग एंड फीडबैक। ये जो प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए क्योंकि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक। ठीक है, तो यहां पर आपको R मिल गया। तो वैसे तो आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। दोबारा बता देता हूं इजी पीजी कैसे करते हैं, ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, और जैसे ही आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आप उसका मीनिंग देखेंगे, इसका आंसर ढूंढेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है, या ये फिनोमिना होता है तो क्यों होता है। तो जब भी फिनोमिना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऐसी चीज आ रही हो, तो उसका इमीडिएट आंसर ढूंढिए कि वो ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है आपको R में मिल रहा है, और इसलिए आंसर आपका A हो जाएगा। एक और इजी पीजी कराता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो ये कैसे करते हैं। देखिए, आपको थ्योरी बात हो रही है, थ्योरी, फिनोमिना, इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इक्विटी थ्योरी इज कंसर्न विद द परसेप्शन पीपल हैव अबाउट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड कंपेयर विद अदर्स। ठीक है, इक्विटी थ्योरी के बारे में ये है। अब इसका कंक्लूजन करना होगा कि इक्विटी थ्योरी एग्जैक्टली पूरा फ्रेमवर्क क्या करती है। अब जरा यहां पर R पे आते हैं। Equity theory states in effect that people will be better motivated if they are treated equitably and demotivated if they are treated unequitably। यहां पर हो गया S1 का आपको R आंसर मिल गया, और ये हो गया, ये आपका C आंसर हो गया। दैट्स हाउ हम करते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। आपको एक बात याद रखनी है कि आप लोग ये वाली वीडियो जरूर देखेंगे अगर आपको अपने GS इंग्लिश मैथ्स में नंबर बढ़ाने हैं। 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं
आपकी ये वीडियो देखने के बाद। ये वो इन चीज इस वीडियो में ऐसा हमने किया है कि आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे लगें और आप अपने 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकें ओवरऑल। ठीक है, सो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। आई होप आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गया हो। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए और आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता